नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी आई क्यू माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर इन गुड। आज 29 सितंबर 2020 के फाइनेंशियल न्यूज़ को एनालाइज करेंगे। आज हमारे टेबल के ऊपर है 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में बात करेंगे, फिर ट्राई को मिले हैं नए चेयरमैन, तो सिर्फ यहाँ पर उनका नाम हम डिस्कस नहीं करेंगे, कौन कौन से चैलेंजेस हैं, कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो मार्केट ट्राई के नए चेयरमैन से एक्सपेक्ट कर रही है, उसको भी देखेंगे। अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड ये क्या होते हैं और जो स्टार्टअप्स हैं उनकी ये कैसे मदद कर पाएंगे। एंड देन वी विल सी यूपीपीसीएल, इनकी सिचुएशन, जो हम कहते हैं विज चोरी, इलेक्ट्रिसिटी की जो चोरी होती है उसके आंकड़ों के ऊपर, शॉकिंग आंकड़ों के ऊपर नज़र डालेंगे। डियर फ्रेंड्स, स्टडी आईक्यू की टीम ने मिलकर एक स्मार्ट कोर्स डिज़ाइन किया है। ये स्मार्ट कोर्स सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन के लिए है। इट कवर्स योर प्री एज वेल एज मेंस एग्जामिनेशन। 30 सितंबर यानी कि कल तक आपको ईएमआई की ऑफर का लाभ में मिल रहा है। तो ज़्यादा जानकारी के लिए, स्मार्ट कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं, ईएमआई की ऑफर के बारे में जानना चाहते हैं, ऑल यू हैव टू डू इज़ गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, स्टडी आईक्यू के ऐप को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए। सारी इंफॉर्मेशन ऐप के ऊपर अवेलेबल हैं। आज के लेक्चर की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक। लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें। वीडियो पसंद आता है तो हिट द लाइक बटन और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी। रेगुलर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि एमपीसी क्या है। न्यूज़ में एमपीसी इसलिए है क्योंकि एमपीसी की एक मीटिंग होने वाली थी और इस मीटिंग के एक दिन पहले ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसका शेड्यूल जो है वो चेंज कर दिया, इसको डिफ़र कर दिया। डिफ़र यानी कि इसको डिले कर दिया है कि ये एमपीसी की मीटिंग जो है वो नहीं होगी। अब इसके पीछे रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि एमपीसी में टोटल होते हैं 6 मेंबर्स। 6 में से 3 जो इंडिपेंडेंट मेंबर्स होते हैं, इनकी अपॉइंटमेंट अभी भी गवर्नमेंट ने फाइनलाइज नहीं की है। थोड़ा एक बैकग्राउंड दे दूं। एक उर्जित पटेल कमेटी थी, जो हमारे उर्जित पटेल गवर्नर थे, तो जब वो गवर्नर नहीं थे उससे पहले एक कमेटी बनाई गई थी। ये रघुराम राजन साहब के टाइम की बात है। तो उर्जित पटेल कमेटी ने ये रिकमेंडेशन दिया कि ये जो पॉलिसी इंटरेस्ट रेट हैं, इनको कंट्रोल करने के लिए, इनको अप एंड डाउन करने के लिए एक कमेटी चाहिए। और फिर इस उर्जित पटेल कमेटी का जो रिकमेंडेशन था, एक पैनल के बारे में जो है उन्होंने एमपीसी का रिकमेंडेशन दिया इस पैनल ने, तो इसको सरकार ने मान लिया। अब एमपीसी के कुछ बेसिक फैक्ट्स को देख लेते हैं। एमपीसी में जैसे मैंने बताया 6 मेंबर्स होते हैं। सभी मेंबर्स के पास एक वोटिंग का अधिकार है। तो अगर हम कहें कि रेपो रेट जो है, लेट्स से कि रेपो रेट अभी 4% है, तो रेपो रेट को इंक्रीज़ करना है या फिर डिक्रीज़ करना है, ये डिसीजन जो है वो कौन लेगा? मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी। ये 6 मेंबर्स वोट के माध्यम से अपना जो एक स्टैंड है वो क्लियर करते हैं। नाव इसमें मेंबर्स कौन कौन हैं? तो 3 मेंबर्स जो हैं वो आरबीआई से हैं। इसमें से आरबीआई के गवर्नर, डेप्यूटी गवर्नर और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो मॉनिटरी पॉलिसी से डील करते हैं, तो ये 3 मेंबर्स आरबीआई के हैं और बाकी के 3 मेंबर्स जो हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये हुआ है कि गवर्नमेंट ने ये 3 मेंबर्स को अपॉइंट नहीं किया है। जो बाकी के 3 मेंबर्स, जो आज तक जो एमपीसी थी, उसके जो 3 मेंबर्स थे वो अब रिटायर हो चुके हैं और उनको एक्सटेंड भी नहीं किया जा सकता उनके टेन्योर को। फिर एक जो खास रूल है आरबीआई का, वो ब्रीच हो जाता। तो कोई ऑप्शन नहीं था और इसके बारे में कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया है। अगर आप फाइनेंशियल एक्सप्रेस, इकोनॉमिक टाइम्स को पढ़ेंगे तो उसमें कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया गया है। लेकिन कॉमन सेंस की बात करें या फिर मार्केट में जो बात हो रही है वो यही है कि क्योंकि ये 3 मेंबर्स को अपॉइंट नहीं किया गया है, इसकी वजह से एमपीसी की मीटिंग को डिले किया गया है। अब 3 मेंबर्स हैं, मान लीजिए कि 3 मेंबर्स जो हैं, कोई भी 3 मेंबर्स, राइट, 3 मेंबर्स कहते हैं कि पॉलिसी रेट या फिर ये रेपो रेट को इंक्रीज़ किया जाए। 3 मेंबर्स कहते हैं इसको डिक्रीज़ किया जाए या फिर जैसा है वैसा रखा जाए। तो ऐसा, अगर कोई ऐसी टाई वाली सिचुएशन होती है तो क्या होगा? ऐसी जब सिचुएशन होती है तब एक कास्टिंग वोट जो है वो होता है गवर्नर के पास। कीप दिस थिंग इन माइंड। ऐसा एक प्रश्न आपको पूछा जा सकता है क्योंकि एज फार एज आई नो, जहाँ तक मुझे याद है, जहाँ तक मुझे पता है, पहली बार ऐसा हुआ है कि एमपीसी की मीटिंग को रीशेड्यूल किया गया है या फिर इसको डिफ़र किया गया है, डिले किया गया है।
तो आने वाली जो प्रीलिम्स हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यूपीएससी प्रीलिम्स जो अभी कुछ दिनों के बाद होने वाली हैं, नो, उसमें तो पेपर ऑलरेडी सेट हो गए होंगे एज वी ऑल नो, लेकिन फ्यूचर की जो भी प्रीलिम्स आप देने वाले हैं तो उसमें ये प्रश्न आपको पूछा जा सकता है कि एमपीसी में अगर टाई की सिचुएशन होती है तो कास्टिंग वोट जो है वो किसके पास होता है, प्राइम मिनिस्टर के पास, आरबीआई के गवर्नर के पास, फाइनेंस मिनिस्टर के पास, या फिर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, आरबीआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो मॉनेटरी पॉलिसी के साथ डील करते हैं उनके पास। तो इसका आंसर क्या होगा, गवर्नर। कीप दिस थिंग इन माइंड, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, अब प्रश्न ये है कि ये डिले जो हुआ है तो इसकी इम्पैक्ट क्या हमें मार्केट के ऊपर देखने को मिलेगी। द आंसर इज नो। आप सोच रहे होंगे कि क्यों नो। द रीज़न इज, मार्केट को पता है, इन्वेस्टर्स को पता है कि ये जो मीटिंग होने वाली थी, इस मीटिंग में अगर रेट की बात करें तो रेट कट कुछ होने वाला नहीं था, जैसा है वैसा, जिसको हम कहते हैं स्टेटस क्यो ही मेंटेन होने वाला था। तो इसकी इम्पैक्ट ऐसी कोई ख़ास मार्केट के ऊपर देखने को नहीं मिलेगी। इसके अलावा दूसरा जो रीज़न बताया जाता है वो ये है कि इन्फ्लेशन टारगेट करने के लिए जो एक गवर्नमेंट ने ब्रैकेट दिया था कि इन्फ्लेशन जो है वो 4% होना चाहिए, रिटेल इन्फ्लेशन होना चाहिए इन द सेंस कि 4% आइडियल होना चाहिए, और मैक्सिमम जो सीलिंग है वो 6% है, और मिनिमम सीलिंग जो है वो है 2%। तो इसके बीच में कहीं पर रहना चाहिए, समवेयर अराउंड 3.5 जब होता है तो इट्स हेल्थी, राइट। तो 3.5 के आसपास जब होता है तो इट इज़ कंसिडर्ड हेल्थी, या फिर बराबर रहता है। नाउ द थिंग इज़, कोविड-19 हुआ और उसके बाद की जो इम्पैक्ट है एज वी ऑल नो, तो अब इन्फ्लेशन जो है वो 6% से ज़्यादा है और ये इतना शायद रहेगा। तो अब ये जो टारगेट है उस टारगेट को भी चेंज करने की आवश्यकता है, ऐसी एक डिमांड, ऐसी एक डिबेट जो है वो चल रही है। तो शायद ये भी एक रीज़न हो सकता है कि इसमें भी बदलाव हमें देखने को मिले, और इसी के साथ साथ एमपीसी के नए मेंबर्स भी हमें देखने को मिल सकते हैं। एज फार एज मार्केट ऑपरेशंस हैं, लिक्विडिटी मेजर्स हैं, तो ये जैसे नॉर्मल चलते हैं वैसे ही चलते रहेंगे, क्योंकि इसमें कोई एमपीसी की अप्रूवल की आवश्यकता नहीं होती। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं ट्राई के नए चेयरमैन के बारे में, पीडी वाघेला। पीडी वाघेला जो हैं वो अब बनेंगे ट्राई के नए चेयरमैन। जो करंट चेयरमैन हैं आरएस शर्मा साहब, वो कल यानी कि 30 सितंबर को रिटायर हो रहे हैं, और उनकी जगह पर पीडी वाघेला जो हैं वो चार्ज संभालेंगे। पीडी वाघेला एक आईएएस ऑफिसर हैं, सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स के, और अब उनका नया रोल है चेयरमैन ऑफ TRAI। अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट ने इनकी अपॉइंटमेंट को अप्रूवल दिया है। 3 साल का इनका टेन्यर रहेगा, 3 साल, या फिर जब वो 65 की एज तक नहीं पहुंच जाते, जो भी चीज़ इसमें से पहले होगी उसको फॉलो किया जाएगा। वाघेला वॉज प्रीवियसली कमिश्नर ऑफ कॉमर्शियल टैक्स इन गुजरात। अब मार्केट की बात करें तो टीवी रामचंद्रन है प्रेसिडेंट ऑफ ब्रॉडबैंड इंडिया फोरम, तो उन्होंने ये बताया है कि द न्यू ट्राई चेयरमैन विल हैव टू सी थ्रू द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टेलीकॉम सेक्टर एंड मेक इट हेल्थी flow of investments and also look into the optimal pricing and quantum of 5G spectrum। तो ये चीज़ों को देखना है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो हमारे टेलीकॉम सेक्टर का, इसको हेल्थी बनाना है सेक्टर को, इन्वेस्टमेंट इसमें आता रहे, 5G में हम आगे बढ़े। इसके अलावा जो सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जिसमें रिलायंस जियो, भारत एयरटेल, वोडाफोन आइडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनके डायरेक्टर जनरल SP कोचर साहब, तो उन्होंने बताया कि जो नई लीडरशिप हैं मिस्टर वाघेला की लीडरशिप में हम एक रेगुलेटरी एनवायरनमेंट जो है उसकी स्टेबिलिटी चाहेंगे, और इसी के साथ साथ डिजिटल सर्विस का ग्रोथ हो। रिलायंस जियो के MD, एक्स रिलायंस जियो MD संदीप दास ने ये बताया कि 5G का एक फर्म प्लान हमारे पास होना चाहिए, फिर AGR के साथ जुड़े हुए जो इश्यूज़ हैं इसका कोई सॉल्यूशन निकालना, USO फंड और इंडस्ट्री फाइनेंशियल हेल्थ। अभी कैग ने एक रिपोर्ट निकाला था, और ये जो USO फंड है, इससे पहले हमने बात की थी कि कैसे ये सेस कलेक्ट किया जाता है और इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। सेम थिंग गोज़ विद USO फंड, ये कलेक्ट तो किया गया लेकिन इसका इस्तेमाल जो है वो राइट जगह पर नहीं किया है, या फिर CFI में इसको रखा गया था एंड थिंग्स लाइक दैट। तो ये है USO फंड। सो दैट्स बेसिकली एवरीथिंग। अब देखते हैं कि ये जो नए चेयरमैन हैं मिस्टर वाघेला, उनके टेन्योर में हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं, क्योंकि जो शर्मा साहब हैं उनके टेन्योर में जियो की एंट्री हुई, इसके अलावा बहुत सारे मर्जर्स हुए हैं, दुनिया में सबसे कम रेट
का डेटा और वॉइस कॉलिंग तो नियरली फ्री हो चुकी है, इज़न्ट इट, हमारे देश में। तो ये सारे बड़े बदलाव हमें शर्मा साहब के टेन्योर में देखने को मिले थे। फिर अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। भारत सरकार जो है वो डिस्कशन कर रही है ग्लोबल पेंशन फंड और इंश्योरेंस एंड कैपिटल मार्केट रेगुलेटर्स के साथ कि भारत में एक अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड को तैयार किया जाए। ये फंड जो है ये ग्रोथ कैपिटल, ध्यान रखिए, ये मैं यहाँ पर स्टार्टअप कैपिटल नहीं बता रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट ग्रोथ कैपिटल। यानी कि एक स्टार्टअप है, अब वो स्टेज 2 तक पहुँच गई है, अब स्टेज 3 तक पहुँचने के लिए फंड्स चाहिए, तो ये है ग्रोथ कैपिटल। तो ये ग्रोथ कैपिटल जो है उसका एक ऑप्शन, एक अल्टरनेटिव डोमेस्टिक लेवल पर हमारे देश में ही अवेलेबल रहें, या फिर इसको क्रिएट किया जाए। टू बी स्पेसिफिक, एक नया फंड क्रिएट करने के बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो IRDAI के साथ डिस्कशन कर रही है, क्योंकि बहुत सारी हमारी कंपनीज जो हैं ये लॉकडाउन के बाद का जो पीरियड है तो अपने अपने ऑपरेशंस को बढ़ाना चाहती है, अपने बिजनेस को एक्सपांड करना चाहती है, लेकिन फंड को लेकर इश्यूज़ है। कल हम बात कर रहे थे चाइना से जो आने वाला फ़ंड है और दूसरा भी जो फ़ंड है, तो इसके ऊपर भी एक ब्रेक लग चुकी है। तो ये एक अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फ़ंड जो है एक बहुत काम आ सकता है। अब AIF जो हैं ये किस प्रकार के फ़ंड होते हैं? ये अलग अलग जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, वेल्थी इंडिविजुअल्स जो हैं, उनसे पैसे कलेक्ट किए जाते हैं और इनको थोड़े रिस्कियर एसेट्स में इन्वेस्ट किया जाता है। रिस्कियर एसेट्स जितने होते हैं उतना रिटर्न भी ज़्यादा मिलता है, इज़न्ट इट? और AIF जो हैं उनको सेबी कंट्रोल करता है, राइट? रेगुलेट करने का काम सेबी करता है। IDAI has been very conservative so far in terms of allowing insurance companies to invest in newer products. IRDAI जो इंश्योरेंस रेगुलेटर हैं वो नए प्रोडक्ट्स या फिर आप कह सकते हैं रिस्कियर प्रोडक्ट्स में इंश्योरेंस कंपनीज के पैसे इन्वेस्ट करने में मानती नहीं है, या फिर इसमें इनका विश्वास नहीं है, कंजर्वेटिव है, राइट? जो एक स्टेबिलिटी वाला फंड जो है, एक स्टेबिलिटी वाला इन्वेस्टमेंट जो है वो करते हैं। क्योंकि देखिए, इंश्योरेंस कंपनीज के पास जो पैसे आते हैं ऐसा नहीं है कि उनके बैंक्स में रहते हैं, वो भी किसी और जगह पर इन्वेस्ट करते हैं ये पैसे, तभी तो वो जब भी क्लेम्स होंगे तब वो पैसे वापस दे पाएंगे, एक बड़ी अमाउंट वापस दे पाएंगे। नाउ द थिंग इज कि इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो शेयर होल्डर्स जो हैं उनको भी डिविडेंड आपको पे करना है, और पॉलिसी होल्डर्स जो हैं उनको जब चाहिए तब उनको पैसे भी, जब भी क्लेम पास हो तब उनको पैसे भी मिलने चाहिए, इज़न्ट इट? शेयर होल्डर्स डिविडेंड को राज़ी रखने के लिए यू हैव टू परफॉर्म, और पॉलिसी होल्डर्स जो हैं उनको टाइम पर अगर आप क्लेम सेटल कर देंगे देन दैट विल क्रिएट ट्रस्ट इन द मार्केट। तो ये दोनों चीज़ों को एक साथ लेकर चलना है। लेकिन जब भी बात आती है इन्वेस्ट, ये जो भी पैसे पॉलिसी होल्डर्स के आते हैं और उनको इन्वेस्ट किए जाते हैं, तो पहली प्रायोरिटी जो है वो ये है कि पॉलिसी होल्डर के जो पैसे हैं उनको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है। इन दोनों में से अगर चूज़ करना पड़े तो फर्स्ट प्रायोरिटी इनको दी जाती है। तो पैसे डूब ना जाएं, ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो इनको ध्यान में रखनी पड़ती है। इंश्योरेंस एक्ट 1938 जो है उसमें कुछ बदलाव करने पड़ेंगे, रूल्स एंड रेगुलेशंस में बदलाव करने पड़ेंगे, क्योंकि जनरली जो है IRDAI ऐसा रिस्कियर फंड में इन्वेस्टमेंट अलाउ नहीं करती है। और गवर्नमेंट का कहना यह भी है कि अगर एक AIF यहाँ पर अवेलेबल होगा तो फिर जो बाहर की कंपनीज़ हैं, बाहर के जो फॉरेन प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स हैं, उनके ऊपर हमारे स्टार्टअप्स को निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली गवर्नमेंट ने चाइना के ऊपर भी एक इशारा किया है। UPPCL उत्तर प्रदेश का जो पावर सेक्टर है उसका सबसे बड़ा शाप अगर कोई है तो वो है अनमीटर्ड कनेक्शन, राइट, जिसको कटिया कनेक्शन कहते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर 281 लाख कनेक्शन है, उसमें से 9.23 यानी कि 25.93 लाख कनेक्शन ऐसे हैं जो मीटर के बिना चलते हैं, यानी कि ये लोग इलेक्ट्रिसिटी का तो इस्तेमाल करते हैं बट दे डोंट पे एनीथिंग एट ऑल। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम PUVVNL को अभी बिडिंग के लिए मीन्स वाराणसी डिस्कॉम जो है वो बिडिंग के लिए सुन इसको रखा जाएगा, लेकिन इसके 49.2 लगभग 50% जितने कनेक्शंस जो हैं ये अनमीटर्ड हैं। और जो पूर्वांचल के जो ये एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं अरविंद कुमार साहब, उन्होंने भी ये बताया कि डिपार्टमेंट पूरी कोशिश कर रहा है कि ये जो अनमीटर्ड कनेक्शंस हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए, पेनल्टीज लगाई जाए या फिर इनको स्ट्रिक्ट एक्शन इनके खिलाफ ली जाए। और इसको लेकर उत्तर प्रदेश के हर एक डिस्ट्रिक्ट में एंटी पावर थेफ्ट पुलिस स्टेशंस भी ऑपरेशनल किए गए हैं। प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं है कि अनमीटर्ड कनेक्शन,
प्रॉब्लम इससे भी बड़ा है कि जिनके पास मीटर है, ऐसा नहीं है कि वो अपने पैसे टाइम पर पे कर रहे हैं। टोटल 208.6 लाख रूरल कंज्यूमर्स हैं, उसमें से सिर्फ 17.37% ने ही अपना बिल पे किया है। 171.64 लाख लोगों ने बिल ही पे नहीं किया है। अर्बन एरिया में सिचुएशन थोड़ी अच्छी है, लेकिन अर्बन एरिया में 20 लाख ऐसे कनेक्शंस हैं जिन्होंने अपना बिल पे ही नहीं किया है। तो दिस इज़ वेरी स्ट्रेंज. And that's basically everything in today's discussion. Thank you very much for watching this video. God bless you all. Jai Hind.